मार्केट की पाठशाला में अभी तक हमने शेयर बाजार में निवेश से जुड़ी बातचीत की थी, लेकिन अब माहौल बजट का है तो अगले कुछ एपिसोड हम इसी पे फोकस करेंगे। हर साल 1 फरवरी को भारत सरकार अपना बजट पेश करती है। ठीक है, हम जैसे जेनजीज के लिए इस बजट को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आज हमारे साथ है राकेश जी, जो बजट के बारे में हमें इतनी आसानी से समझाएंगे कि ये फेसबुक पर अपडेट करने जैसा आसान हो जाएगा। राकेश जी, वेलकम। आज आप हमें बजट और इससे जुड़ी चीजों के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसे जैसे हमें ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस ना लगे। राकेश जी, मेरा पहला सवाल यही है, एकदम बेसिक सा, कि ये बजट क्या है? तो बजट के बारे में इस तरह बताऊंगा कि आप जिंदगी में फिर कभी भूल नहीं पाओगे। और यही बात मेरे दर्शकों के लिए भी है कि उन्हें फिर कभी यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बजट आखिर है क्या। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आपने कभी अपने घर के बजट के बारे में सोचा है? जी सर, बिल्कुल। और हम तो बजट हर महीने तैयार करते हैं अपने घर का, कभी बैठ के करते हैं, कभी मम्मी अकेले ही बनाती है। तो बजट तो हर महीने का ऑलमोस्ट तैयार किया जाता है। कभी ऐसा होता है कि रह भी जाता है तो वो मैनेज हो जाता है। सबसे पहले मैं आपसे ये अभी मैंने बात की कि आपने कभी अपने घर का बजट बनाया है, तो मैं बता दूँ आपको कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो घर का बजट बनाते हैं, हर महीने का उनका एक बजट होता है। और बजट में होता क्या है कि जैसे अगर मेरी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए को हमें 1 महीने में खर्च करने के लिए खर्च करना होता है। मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए जो है 1 महीने की शुरुआत में मेरे पास आते हैं और मेरे सामने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उन ज़िम्मेदारियों को पूरे पूरे करने के लिए हमें इस 1 लाख रुपए का इस्तेमाल करना होता है। तो सवाल ये हुआ है कि हम इस 1 लाख रुपए को जो किस खर्च में इस्तेमाल करेंगे, किस मद को कितना पैसा देंगे। जैसे मोटे-मोटे अगर मान लीजिए अगर एक परिवार के बजट की बात करें, तो सबसे पहला जो उसका खर्च होता है, बड़ा खर्च वो होता है किराया पे। अगर आपका अपना मकान है या आपने होम लोन लिया है, तो फिर आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आप की ईएमआई होम लोन की ईएमआई पे चला जाता है। तो कुछ पैसा जो है कि हाँ, आपकी ईएमआई पे चला गया पहला। दूसरा है कि हमारे जो खाने-पीने के खर्च होते हैं, इसमें ग्रोसरी शामिल है, बहुत सारी चीज़ें, सब्जियाँ, फल, दूध, ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस पे चला जाता है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है कि हमने अपने बच्चों को ये पढ़ाना है तो हमें फीस चुकानी है। तो तीसरा जो हमारी इनकम का जो हिस्सा है वो फीस पे चला गया। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जो हर महीने हमें करने पड़ते हैं। जैसे आप मान लो कि आप के पास 1 कार या 2 कारें हैं, आप कार से रोज़ाना आप ऑफ़िस जाती हो, तो आपको उसके फ्यूल पे खर्च करना पड़ता है। तो हर महीना आप देखोगी कि एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो फ्यूल पे निकल जाता है, पेट्रोल पे निकल जाता है, डीज़ल पे निकल जाता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे खर्चे होते हैं कि जो हर महीने हमें करने पड़ते हैं और वो खर्चे हमारी जो इनकम होती है उसी से होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आपने अगर लगा रखा है तो फिर आपको उसके लिए पैसे देने हैं। इसके अलावा आपकी अगर म्यूचुअल फंड की सिप है, तो उस पे सिप का पेमेंट आपको हर महीने करना है। आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, मेडिक्लेम हो सकती है। तो ये इस तरह से कई ऐसे सारे खर्चे हैं। कभी आप बैठ के ये सोचना तो आपको कम से कम 15-20 ऐसे खर्चे दिखेंगे जो हर महीने हमें करने पड़ते हैं। ये खर्च ये पैसे जो है हम अपनी इनकम से करते हैं, ठीक है, इतना तो सही है। हम आप भी जानती हो, सब जानते हैं।
अब सवाल ये होता है कि मान लो कि किसी महीने में हमारी इनकम तो फिक्स है 1 लाख रुपए हर महीने की है, तो 1 लाख रुपए हमारी सैलरी में वो सैलरी के रूप में हमारे अकाउंट में जो है वो आ गई है सैलरी। लेकिन किसी वजह से जो है कि हमारे उस महीने का खर्च जो है वो ज़्यादा ओवरशूट कर गया। यानी कि पिछले महीनों में जो है हमारा ठीक-ठाक चल जाता था। वो जितने पैसे आते थे और उसमें हमारा खर्च पूरा हो जाता था। लेकिन अचानक जो है कि घर का कोई सदस्य बीमार पड़ गया या कुछ वैसी इमरजेंसी आ गई कि जो है कि हमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत हो गई और फिर जो है कि हमारा एक बड़ा हिस्सा जो है उस पे निकल गया या इमरजेंसी आ गई है और मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे हमारे पास विकल्प होते हैं। आप अपने दोस्त, रिश्तेदारों से मदद माँग सकते हैं कि भई हमें जो है इस महीने जो है कि तुम 25,000 या 25,000 रुपए दे दो, मैं धीरे-धीरे करके 2-3 महीने में वापस कर दूँगा। एक विकल्प ये होता है। आप बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड पे लोन ले सकते हो या आप ये भी तय कर सकते हो कि जो उम, बड़े खर्च हैं आगे के, क्योंकि आपके पास पैसा तो है नहीं तो क्रेडिट कार्ड से करेंगे। तो ये ऐसे खर्च हैं कि जिसके लिए हमें अपनी सैलरी से बाहर सोचना पड़ता है, ये ऐसे खर्च हैं। तो जिस तरह से यह चीज़ हमारे परिवार के मामले में लागू होती है, उसी तरह से ये किसी कंट्री, किसी देश के मामले में भी लागू होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अच्छा रहेगा समझने में कि अब मान लो कि हमारी सरकार जो है, उसे अगर 1 लाख रुपए अगर मिलने वाले हैं साल में और उसे बहुत सारी जगहों पे पैसे खर्च करने हैं। जैसे कि सबसे पहले उसे खर्च करने हैं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हैं, उनकी सैलरी है, वो देनी ही देनी है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा खर्च मान लो कि हमारा हेल्थ है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ये दूसरा बड़ा खर्च हो गया। तीसरा बड़ा खर्च है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, है ना? सेंट्रल स्कूल वगैरह जो कुछ भी हैं या हायर स्टडीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये चीज़ें इसी तरह से जिस तरह से हमने अभी बात की कि हमारे परिवार के बजट में 15-20 चीज़ें कम से कम शामिल होती हैं खर्च के लिए। उसी तरह से केंद्र सरकार या किसी देश के बजट में 15-20 चीज़ें या ज़्यादा 25 चीज़ें, 30 चीज़ें, 40 चीज़ें ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो अब ये है कि अब परिवार और सरकार के बजट में फ़र्क ये है कि किसी भी जो विकासशील देश होते हैं, जैसे इंडिया है, जो डेवलपिंग कंट्री है, तो उनके मामले में हमेशा ये होता है कि उनकी इनकम कम होती है और खर्च ज़्यादा होते हैं। तो ये हमेशा होता है। ये हमारे और आपके साथ नहीं होता है, हमारे और आपके साथ ऐसा है कि साल के 12 में से 2 महीने या 3 महीने जो है हमें कभी बाहर से पैसा लेना पड़ता है। बाकी महीने जो है कि हम अपनी सैलरी में अपना वो खर्च चला लेते हैं। लेकिन किसी भी डेवलपिंग जो कंट्री होते हैं, तो चूँकि उनको विकास पे बहुत सारे वो काम करने पड़ते हैं, फ़ोकस करना पड़ता है। तो इस वजह से कि उन्हें अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जिस तरह से इमरजेंसी आने पे, ज़्यादा खर्च होने पे हम उधार लेते हैं, वो चाहे बैंक से ले, पर्सनल लोन से लिया, दोस्त रिश्तेदार से, उसी तरह से सरकार भी उधार लेती है ना? सरकार हर साल अगर इस बार आप बजट में ध्यान से देखेंगी, तो हर साल जो हमारी वित्त मंत्री अभी हैं, वो यह बताती हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट जो है, वो कितने वो पैसे जो है वो उधार से जुटाएगी, है ना? तो इसका ऐलान पहले हो जाता है। तो इस तरह से बजट के लिए मैंने कहा कि जिस तरह से हमारा परिवार का बजट होता है, उसी तरह से सरकार का बजट होता है। और एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे परिवार का बजट अगर आप ना बनाओ तब भी हम आपका काम, मेरा काम चल जाता है। अगर हम उसके लिए लिखा-पढ़ी नहीं करें, जैसे कि मान लो कि
ये जनवरी का महीना आ रहा है और जनवरी के खर्च और वो इनकम और खर्च का हिसाब किताब हमें करना है, तो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। मुझे लगता है बहुत ही कम ऐसे ये जागरूक लोग हैं, 10 में से शायद ही 2-3 होंगे जो हर महीने का बजट वगैरह बनाते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूँ। लेकिन ये चीज़ तो हमारे और आपके मामले में चल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ऐसा नहीं चल सकता है। इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट के पूरे खर्च में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है ना? वो इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है कि गवर्नमेंट को यह समझना पड़ता है कि भाई उसको अनुमान लगाना पड़ता है कि हमें कितने पैसे जो है, हमारी इनकम कितनी रहने वाली है और हमारा खर्च कितना रहने वाला है। तो ये अनुमान अगर सरकार ना लगाए तो और बाद में उसे पता चले कि भई ये तो हमें इतने पैसे जो है कर्ज़ लेने पड़ेंगे, तो फिर वो उतना कर्ज़ जो है वो मार्केट से उसे मिल नहीं पाएगा, जुटा नहीं पाएगी। क्योंकि उतना बड़ा पैसा है ना कि हमें और आपको तो 25-50 हज़ार 1 लाख रुपए कोई भी दे सकता है। लेकिन अगर हमारी ज़रूरत अगर मान लो कि अगर 10 लाख की हो जाए, तो आपके ज़्यादातर रिश्तेदार जो है ना वो आपसे हाथ जोड़ लेंगे, मेरे भी जोड़ लेंगे कि भैया इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हमारे आपके बजट में और सरकार के बजट में एक बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि हम बजट लिखें या ना लिखें हमारा काम चल जाता है, लेकिन सरकार को इसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमारा जो है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में जैसे कि आपका 2023-24 जो आ रहा है, तो इसमें हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं, सरकार की इनकम कितनी रहेगी और उसके खर्च कितने होंगे और जो दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, तो उसको जुटाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा और कितने वो ये अंतर जो आ रहा है वो कितना है और उसको कैसे जुटाया जाएगा। तो इसी वजह से जो है कि सरकार का इतना फ़ोकस बजट पे होता है और वह हर साल जो है कि वो बजट पेश करती है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये कुल जमा ये रही बजट की बात और ये मैंने आपको मुझे लगता है कि मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे अभी पूछ सकती हैं। जब भी बजट के बारे में बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इनकम टैक्स। तो क्या ये सिर्फ टैक्स घटना और बढ़ना ही है या इससे परे भी बजट में और भी कई सारी चीजें हैं जो हम ज्यादा गौर नहीं करते? हाँ, अभी मैंने कहा कि सरकार का जो बजट होता है वह एक बहुत बड़ी वो चीज़ होती है बजट। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं और जैसा कि अभी आपने पूछा है कि इनकम टैक्स जो है इस पूरे बजट का सिर्फ़ एक हिस्सा होता है ना? वो पूरे बजट का सिर्फ़ एक ही हिस्सा होता है। हाँ, अब आप ये सवाल कर सकती हो कि भाई ये सिर्फ़ एक हिस्सा है, तो इनकम टैक्स को लेकर बातें इतनी क्यों होती हैं? तो बात उसकी इसलिए होती है कि जब बजट की बात होती है या बजट जब जिस दिन आता है 1 फरवरी को बजट आता है, पिछले कई सालों से 1 फरवरी को आ रहा है, तो हम लोग जैसे बजट के दिन बहुत व्यस्त रहते हैं, ऑफ़िस में व्यस्त रहते हैं और ये देखते हैं कि कैसे क्या आया, क्या नहीं आया, जोड़-घटाव, गुणा-भाग करते हैं और फिर अपने दर्शकों और अपने रीडर को बताते हैं कि भाई ये चीज़ें मुख्य है। तो ऐसे लोग जो मिलते हैं, मेरे दोस्त जो मिलते हैं, जो ऑफ़िस में बैठे रहते हैं और जो बजट से नहीं जुड़े हैं, मान लो कि वो ये पॉलिटिकल खबर कर रहा है कोई दोस्त मेरा या कोई क्राइम की खबर कर रहा है, कोई जिसका बजट से कोई मतलब नहीं है, तो अगर वो मुझे देखता है ना, बजट के दिन की बात करूँ तो सबसे पहले मुझसे ये पूछता है कि अरे राकेश जी क्या हुआ? इनकम टैक्स का क्या हुआ? तो मैं यह एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया कि एक आम आदमी के दिमाग में सबसे पहले बजट को लेकर जो जो शब्द उसके दिमाग में जो वो गूँजता है वह होता है इनकम टैक्स। इसकी वजह ये है कि आम तौर पे इनकम टैक्स के जो हमारे नियम हैं, जो हमारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसमें अगर कोई बदलाव करना होता है, तो आम तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है कि उसका ऐलान बजट में करते हैं।
तो इसलिए ये लोग उम्मीद लगाते हैं कि भाई इनकम टैक्स के मोर्चे पे जो है कि इस बार भी कुछ ना कुछ आया होगा। और वो अगर आया है तो क्या है? क्योंकि सबको अपनी-अपनी इनकम की परवाह होती है कि जैसे कि अगर मान लो कि हर आदमी उम्मीद करता है कि हमें टैक्स कम से कम देना पड़े या बिल्कुल ही नहीं देना पड़े, है ना? पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि वह यह चाहता है कि हमें खूब टैक्स छूट मिले, है ना? टैक्स छूट बिल्कुल। खूब मिले। तो 2 चीज़ों पे ख़ास नज़र होती है। एक तो ये कि जो इनकम टैक्स का रेट है, तो उसमें क्या कोई बदलाव किया गया है? और अगर जो छूट की जो ये सीमाएँ हैं, जो उसके नियम कानून हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बार-बार इसकी चर्चा होती है कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80 सी। तो इसके तहत उन इन्वेस्टमेंट या बाकी चीज़ों को शामिल किया गया है कि जिनमें निवेश करने से या जिनसे जुड़े खर्च को करने पर हमें इनकम टैक्स में डिडक्शन की सुविधा मिलती है ना? जैसे कि बच्चों की ट्यूशन फीस भी है, लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड की टैक्स स्कीमें हैं, तो सब एटीसी के दायरे में आती है। तो इसमें अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और इसमें से अपनी सैलरी से अगर आपने वो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो पैसा जो है जो भी इन्वेस्टमेंट का है इसकी लिमिट भी तय है। अभी इसकी लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख की है। यानी कि अगर आप ये मान लो कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख की है और 1.5 लाख की लिमिट है, तो इसका मतलब है कि अगर आप हर महीने अगर 14,000 रुपए अगर आप वो एटीसी वाले में डालते हो, चाहे वो बच्चों की फीस या कुछ भी हो, तो कुल मिला के साल में जो है वो आपका वो हो जाता है 1.5 लाख का करीब-करीब आता है। तो ये 1.5 लाख रुपए जो है कि वो आपकी इनकम से घटा के तब टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तो अब हमारी नज़रें ये इस पे होती है कि भाई टैक्स स्लैब का क्या हुआ, वित्त मंत्री ने क्या किया? क्या जैसे कि पिछले साल में यार मुझे 10% या 5% के मैं वो दायरे में आता था। तो क्या इस बार उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि मैं अब 5 2.5% के दायरे में आऊँगा? है ना? या ये भी डर लगा रहता है कि क्या अगर पिछले साल मैंने अगर 2.5% या 5% टैक्स दिया है, तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि जो है कि अब मुझे 7.5% देना पड़ेगा या वो एटीसी की जो लिमिट है, वो 1.5 लाख रुपए की क्या उसको बढ़ा के उन्होंने 2.5 लाख कर दिया, लिमिट कर दी ताकि जो है कि अब 2.5 लाख तक की मैं सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर पाऊँगा। तो इसलिए जो है कि ये इनकम टैक्स की चर्चा होती है ज़्यादा और जैसा कि आपने सवाल पूछा था कि बजट में क्यों इनकम टैक्स को लेकर इतनी तो इसकी वजह से ये है कि ये व्यक्ति का स्वभाव है, आपका भी स्वभाव ये है, मेरा भी है कि सबसे ज़्यादा हमारी नज़रें वो ये होती हैं कि हमें कितने पैसे मिलते हैं और हमें इसे कैसे बढ़ाना है, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएँ, कैसे खर्च करें, ये सब। तो इसीलिए इनकम टैक्स को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा होती है। राकेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारी इनकम और बजट के बीच क्या कनेक्शन है? इसका जवाब ये है कि देखो बजट में बहुत सारे ऐसे ऐलान होते हैं हर साल जो बजट आता है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐलान होते हैं जिसका सीधा संबंध हमारी इनकम से होता है। इनकम का मतलब ये है कि बजट लागू होने के बाद से जो उसमें ऐलान है, तो उनकी वजह से जो आपकी जेब में पैसा अब ज़्यादा बचेगा या कम बचेगा या आपकी जेब में जो पैसा है, उस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये 3 स्थितियाँ होती हैं। तो ये बिल्कुल ये तय है, सही है कि बजट में जो भी ऐलान होते हैं, उनका जो कनेक्शन कहो या रिश्ता कहो, वो हमारी इनकम से होता है। कैसे होता है मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कि जैसे मान लो कि हमने सेक्शन 80 सी की बात की थी। इसी तरह से जो होम लोन अगर आपने लिया है, तो उसमें होम लोन पे 2 तरह का जो है हमें टैक्स छूट मिलती है या टैक्स डिडक्शन आप कह सकती हो। एक तो मिलती है उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे और एक मिलती है जो इंटरेस्ट अमाउंट पे। मैं और इसको आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि अगर आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है
और उस 50 लाख रुपए का आपको पेमेंट करना है, आपकी ईएमआई आती है। तो उस ईएमआई में 50 लाख रुपए के लोन के लिए अगर आपकी ईएमआई अगर 35,000 रुपए हर महीने आ रही है, तो उसमें जो है कि अब 2 चीज़ें होती है। एक तो इंटरेस्ट भी शामिल होता है और एक जो है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट शामिल होता है, ठीक है? अभी जो टैक्स के नियम हैं, उसमें ये है कि 1.5 लाख रुपए तक की जो डिडक्शन की छूट मिलती है सेक्शन 80 सी के तहत, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट शामिल है, ठीक है? इसके बाद सेक्शन 24 बी के तहत जो है वो 2.5 लाख रुपए का 2.5 लाख या 2 लाख रुपए है, तो वो आपको इंटरेस्ट पे जो है वो 2 लाख रुपए ही है कि वो आपको मिलता है वो डिडक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 साल में अगर आपने 45,000 रुपए के हिसाब से अगर 5.5-6 लाख रुपए अगर आपने होम लोन पे चुकाया है, तो उसमें से आपका अगर मान लो कि 5-6 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए अगर आपने प्रिंसिपल में दिया है, तो 4 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट पे गया होगा, ठीक है? तो अगर बजट में मान लो कि अगर वो हमारी वित्त मंत्री ऐसा करती हैं कि जो अभी 2 लाख रुपए की लिमिट जो इंटरेस्ट के लिए है, होम लोन के इंटरेस्ट पे, उसे बढ़ा के अगर वो कर देती है 4 लाख कर देती है मान लो, तो क्या है कि अब हमारी जो पहले हमें 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल रहा था इंटरेस्ट पे और अब उन्होंने बजट में 4 लाख रुपए कर दिया है, तो अब 2 लाख रुपए की और जो है कि हमारी इनकम से घट जाएगी। सीधी बात है कि मतलब टैक्स छूट के लिए डिडक्शन में, है ना? कि पहले 2 ही लाख घट रहे थे, इंटरेस्ट में हमको डिडक्शन मिलता था। अब इंटरेस्ट के रूप में जो है कि 4 लाख रुपए जो है कि डिडक्शन करने की इजाज़त मिल रही है। तो अब क्या होगा कि अब हमें जो है कि टैक्स के रूप में कम पैसे चुकाने होंगे, जो मेरा नेट टैक्स होगा, इनकम टैक्स होगा, वो कम हो जाएगा। और तो इससे हमारी जो हाथ में हमारी जेब में जो पैसे हैं, वो बढ़ जाएँगे। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका ऐलान बजट में होता है और उस वजह से जो है कि हमारी जेब में जो पैसे होते हैं वो या तो घट जाएँगे या बढ़ जाएँगे। बढ़ते कम ही है, घटते ज़्यादा है। जी, अब जब बजट के बारे में हमने इतना कुछ जान ही लिया है, तो ज़रा आप हमें ये बताइए कि इकोनॉमी क्या है? क्योंकि बजट और इकोनॉमी दोनों कहीं न कहीं कोरिलेट है, तो हमारे लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमी को हम किस तरह से देखें। सवाल बहुत अच्छा है और इसमें ये समझने की ज़रूरत है इसे भी मैं एक उदाहरण एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताऊँगा तो आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आज डॉक्टर से दिखाना है और डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेनी है, तो सवाल ये पूछोगे कि किसे दिखाना है, ठीक? अब पूछोगे या तो कोई भी मेरे परिवार का सदस्य हो सकता है, मुझे खुद दिखाना है, मेरी वाइफ़ को दिखाना है, मेरे बच्चों को दिखाना है। तो किसी को दिखाना है तभी मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। उसी तरह से अगर इकोनॉमी है तो बजट है। बिल्कुल। आप ये समझो कि अगर इकोनॉमी है तो बजट है। तो बजट का आधार ही इकोनॉमी है। इकोनॉमी बड़ी चीज़ है और उसको मैनेज करने के लिए हम बजट बनाते हैं, ठीक? तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमारी इकोनॉमी कैसे स्मूथली रन करे, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, इसके लिए हम बजट बनाते हैं। ताकि जो है कि हमारे आय और खर्च का जो हिसाब-किताब है वो बैलेंस रहे, उसमें किसी भी तरह का बहुत अंतर ना आ जाए, इसके लिए बजट ज़रूरी है। और यही वजह है कि बजट को लेकर इतना और मैं और आपको बता दूँ कि अगर आपने इसको बजट को ठीक तरह से नहीं बनाया ना, तो आपको याद होगा इस साल 2-4 महीने पहले कैसे श्रीलंका की इकोनॉमी की खबरें आ रही थी, है ना? आपको याद होगा कि श्रीलंका की इकोनॉमी की कैसे खबरें आ रही थी कि श्रीलंका में हालत इतनी खराब हो गई थी
कि लोगों को दूध नहीं मिल रहे थे, लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे थे, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी। तो आखिर ये कैसा हो गया? कभी आपने सोचा है क्या? ये हर आदमी, अगर हर व्यक्ति जो है, अगर हम इसके बारे में सोचे ना, तो हमें बजट को भी समझने में बहुत वो फ़ायदा होगा कि आखिर श्रीलंका में क्या हो गया ऐसा भाई? कल तो अगर हम ये बात करें कि इस साल की शुरुआत से श्रीलंका से बुरी खबरें आनी शुरू हुई थी, तो भाई क्यों अचानक ये इस साल श्रीलंका से खबरें आनी शुरू हो गई? क्यों नहीं पिछले साल आई थी? क्यों नहीं 2020 में आई थी? सब कुछ तो ठीक चल रहा था तब। तो एक दिन में कुछ होता है, एक रात में तो कुछ नहीं होता है ना। तो इसीलिए मैंने श्रीलंका का एग्ज़ाम्पल दिया कि हमारी इकोनॉमी है, इसीलिए बजट है और बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी को सँभालने के लिए, है ना? हम अपनी इकोनॉमी को सँभालने के लिए बजट जो है, वो बहुत ज़रूरी है और हमारी इकोनॉमी कभी श्रीलंका जैसी हालत में ना जाए, इसके लिए जो है कि हमें हर साल पूरे जतन के साथ, पूरी स्टडी के साथ, खूब मेहनत करके हमें बजट तैयार ये करना पड़ता है, ताकि जो है कि हमारी सरकार जो है उसकी इनकम में, उसके खर्च में वो इस तरह का इम्बैलेंस ना क्रिएट हो जाए कि कल जो है हमें ये हमारे लोगों को सड़क पे आना पड़े, उनको दूध और ये रोटी ना मिले। तो इसलिए जो है कि बजट जो है इकोनॉमी के लिए ज़रूरी। राकेश जी, जब भी हम खबरें पढ़ते हैं तो हम दो तरह की इकोनॉमीज के बारे में पढ़ते हैं। एक तो मैक्रो आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक माइक्रो आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी है क्या? देखिए क्या है कि ये जो दोनों चीज़ें आपने जो पूछी हैं, दोनों टर्म जो है, वो ख़ासकर जो इकोनॉमी के जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका वास्ता इन दोनों से ज़्यादा पड़ता है, ठीक है? अब सवाल ये है कि एक आम आदमी के लिए ये माइक्रो और मैक्रो का क्या मतलब है, ठीक है? तो देखिए हमारे और आपके लिए जो है ना, वो माइक्रो का कोई मतलब नहीं है। माइक्रो उन लोगों के लिए है कि जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं और वो बहुत डीपली उसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत डीपली स्टडी करते हैं, तो उनका वास्ता जो है माइक्रो से पड़ता है। माइक्रो का मतलब सिर्फ़ ये है कि अगर हम इकोनॉमिक्स के किसी 2, 4, 5 टर्म को लें, तो उन हर एक टर्म की एक बहुत बड़ी दुनिया है और उस दुनिया के अंदर में जाके डीपली अंदर में जाके स्टडी करना कि उसके जो डिफरेंट जो उसके आयाम हैं, वो किस तरह से हैं, क्या है, क्या थियरी है, कैसे है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो आपको माइक्रो में आ जाती है ना? माइक्रो इकोनॉमी के पार्ट में आ जाती हैं। और जो जैसे इकोनॉमिक्स से कोई पीएचडी कर रहा है या एमए कर रहा है या कुछ हायर स्टडी कर रहा है, जो भी इस तरह से, तो उसका वास्ता पड़ता है आपको इससे माइक्रो से। बाकी और हमारा और आपका वास्ता जो है या किसी भी एक आम आदमी का जो वास्ता है, वो पड़ता है आपको मैक्रो से। तो मैक्रो का मतलब ये है कि इकोनॉमी की बुनियादी बातें, है ना? इकोनॉमी से जुड़ी जो फंडामेंटल्स जो हैं, बुनियादी जो चीज़ें हैं, वो मैक्रो के तहत आती हैं। तो उसमें आपका ये हो गया कि रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है ना? फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है। तो इस तरह की टैक्सेशन है, ये सब सारी चीज़ें जो बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी चीज़ें जो हैं, वो हमारे जो आम ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो सारी सभी चीज़ें इसमें मैक्रो में आती हैं। राकेश जी, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अभी जो हालात चल रहे हैं, करंट सिचुएशन जो है हमारी, इन्फ्लेशन को लेके, महंगाई को लेके, क्या महंगाई हमारे घर का बजट तो खराब करती ही है, क्या सच में ये सरकार का भी बजट खराब कर देती है? महंगाई से हमारी बजट की तरह ही सरकार के बजट पर भी कोई असर पड़ता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है चेतना और इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। महँगाई जो है ना वो सरकार और आम लोगों को एक ही तरह से देखती है और दोनों में भेदभाव नहीं करती है। यानी कि जिस तरह से महँगाई से हमें दिक्कत होती है, हमें, आपको और बाकी लोगों को दिक्कत होती है, उसी तरह से महँगाई बढ़ने से सरकार को भी दिक्कत होती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ। देखो सरकार भी एक बहुत बड़ी कंज़्यूमर है, उपभोक्ता है। जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खरीदते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, उसी तरह से सरकार को भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन चीज़ों पे उसे खर्च करना पड़ता है।
एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, जिसे सरकार स्पॉन्सर करती है, या आप ये और भी आसान अगर समझना चाहती हो तो मैं आपको बताऊं कि रेलवे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और हमारी जो ट्रेनें चलती हैं वो इलेक्ट्रिक से चलती हैं, ठीक है? तो रेलवे का काफ़ी पैसा जो है वो इलेक्ट्रिक पे खर्च होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक महँगी होती है, अगर इलेक्ट्रिक महँगी होती है, अगर पर यूनिट अगर उसका टैरिफ अगर मान लो आज अगर ₹8 है और कल बढ़ के वो ₹10 हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रेलवे का जो इलेक्ट्रिसिटी पे होने वाला खर्च है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो है कि सरकार के कुल जो काम सरकार पहले ₹10 में कर सकती थी, अब उस काम को करने के लिए सरकार को ₹12 खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह से कंस्ट्रक्शंस वर्क है, बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो सरकार करती है। तो उसमें आपको जो अगर सीमेंट पे अगर सरकार अगर इस्तेमाल करती है कंस्ट्रक्शन में सरकारी कामों के लिए, अगर सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, अगर सीमेंट अगर आज ₹100 है, कल बढ़ के ₹125 हो जाता है, तो 100 की जगह सरकार को ₹125 खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह से स्टील है ना? बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इस तरह से ऐसी दर्जनों चीज़ें हैं जो सरकार खुद जो है वो खर्च करती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि महँगाई बढ़ने से सरकार का खर्च भी बढ़ जाता है। ये तो हो गई एक बात। इसका एक दूसरा भी पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि सरकार कभी नहीं चाहती कि महँगाई बढ़े। क्यों? क्योंकि महँगाई बढ़ने से पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। कैसे पड़ता है? कि देखो महँगाई अगर बढ़ती है तो लोगों पे दबाव बढ़ जाता है। यानी कि आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ गए। तो ऐसे में लोग जो है वो बहुत सोच-समझ कर खर्च करना शुरू करते हैं। है ना? यानी पहले की तरह जो है वो जैसे वो खर्च करते थे, तो उस तरह से वो खर्च नहीं करते हैं, बल्कि वो बहुत ये ज़रूरी खर्च वो कहीं अपना फ़ोकस रखते हैं। जैसे मान लो कि पहले अगर महीने में 2 बार आप परिवार के साथ बाहर खाना खाने जाती थी, तो अब महँगाई बढ़ गई, तो अब जो है कि आपके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है, इतने पैसे नहीं बच रहे हैं कि जो है कि आप जो है बाहर खाना खाने जा पाओ। तो आप जो है उस खर्च को आप कम कर देती हो। पहले जो मैं परिवार के साथ, फैमिली के साथ जाता था, महीने में करीब 1 बार बाहर निकल जाता था गाड़ी लेके। तो अब पेट्रोल महँगा होने से जो है कि भई मेरे लिए मुमकिन नहीं रह गया है। तो अब जो है कि जब तक महँगाई कम नहीं हो जाती है, मेरे पैसे नहीं बढ़ जाते, तो मैं जो है ये महीने में 1 बार जो है बाहर निकलने का जो प्लान है उसको ड्रॉप कर दूँगा। तो क्या है कि लोग जो है खर्च कम करना शुरू कर देते हैं। खर्च कम करने से क्या होता है कि इकोनॉमी पे असर पड़ता है, इकोनॉमी स्लो डाउन जो है उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जब लोग पैसे ही खर्च नहीं करेंगे, तो फिर जो है इकोनॉमी में पैसा आएगा कहाँ से, पहली बात। दूसरी बात कि जो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, तो सरकार को भी रेवेन्यू के रूप में यानी जीएसटी के रूप में या जो दूसरे जो टैक्सेज़ होते हैं, एक्साइज़ वगैरह सिस्टम जो भी है, तो उससे ही आमदनी होती है। अगर आप खर्च अगर हम कम करना शुरू कर देंगे, चीज़ें कम खरीदेंगे, तो फिर सरकार का को रेवेन्यू भी कम होगा। जो जीएसटी के ज़रिए सरकार को जो पैसे मिलते थे, वो उनको पहले के मुकाबले कम पैसे मिलेंगे। तो ये बिल्कुल ही मैंने आपको 2 ऐसे मामले बताए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जिससे ये बिल्कुल ही साफ़ है कि महँगाई जो है न सिर्फ़ एक आम आदमी के लिए, बल्कि ये सरकार के लिए भी जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, है ना? सरकार को भी ये महँगाई परेशान करती है। ये सरकार के लिए भी आप कह सकती हो कि ये डायन है, ना सिर्फ़ एक आम आदमी के लिए डायन है, बल्कि ये सरकार के लिए भी। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें बजट और इकोनॉमी से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों को इतनी आसान तरीके से समझाने के लिए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब लेके एक बार फिर से हाजिर हो। तब तक के लिए बने रहें मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।